Hello friends, welcome to our auditing class. As I already promised to you, I will come with SA 610 using the work of internal auditor. सर इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको अच्छे से समझाने में विद अमेंडमेंट. आप बस कुछ लिखिएगा नहीं. आई विल शेयर माई नोट्स विद यू. You can send me an email or you can comment me on the below so that I can send this PPT to you. So don't write anything, just listen me. SA 610 इसके अंदर पहले क्या था और अभी क्या चेंज हुआ है वो डिस्कस करते हैं. पहले था सर ये यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ये बोलता था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ये हमारा ऐसे अभी तक था. ऐसे 610 अभी अगर आपकी बुक में अमेंडमेंट से पहले की बात करें तो आता था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. अभी क्या चेंज हुआ है सर? अभी चेंज हुआ है कि हम इंटरनल ऑडिटर को अपने डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं स्टैचुटरी ऑडिटर हूँ, मैं इंटरनल ऑडिटर को बोल सकता हूँ सर मेरे बिहाफ पर मेरे लिए आप फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करो, मेरे बिहाफ पे मेरे लिए आप इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करो. तो मतलब डायरेक्ट असिस्टेंस, वो मेरा काम करेगा जैसे मैं उसको बोलूँगा वैसे मेरे लिए वो काम करेगा. ये एक अलग से ऐड हुआ है. अमेंडमेंट में कुछ भी कटा नहीं है, फर्दर कुछ एक नई चीज़ ऐड हुई है. अगर मैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो इंटरनल ऑडिटर का वर्क पहले हम यूज़ करते थे. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? अभी तक हम लोग इंटरनल ऑडिटर के साथ मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं. ओके, आपके यहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, ठीक है सर, हम आपका वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनके काम को यूज़ कर लेते हैं सो दैट जो कंट्रोल टेस्टिंग हम ऐसे 315 के बाद करते हैं, ऐसे 315 के हिसाब से करते हैं टू डिसाइड आवर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, वो हमारा टाइम सेव हो जाएगा. तो ऑलरेडी अगर इंटरनल ऑडिटर ने वही सब कंट्रोल टेस्टिंग कर रखी है तो हम उसका काम रेफर कर लेते हैं, उसके वर्क को रेफर कर लेते हैं सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाएगा. अब भैया स्टैचुटरी ऑडिटर हो आप, अब अगर आप उसका काम यूज़ कर रहे हो तो आपकी कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना कि वेदर दे आर इंडिपेंडेंट, वेदर दे आर कॉम्पिटेंट. पता चले कि बीकॉम ग्रेजुएट्स के बंदे इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू टेस्ट कंट्रोल्स, दे डोंट नो द बेसिक फंडाज बिहाइंड द कंट्रोल टेस्टिंग एंड दे डोंट नो द बेसिक रूल्स. तो आपका जो पर्पस है काम को यूज करने का वो डिफीट हो गया. यू कैन नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन केस ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, ही इज नॉट नॉलेजेबल इनफ टू डू द कंट्रोल टेस्टिंग. तो सर अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब इंटरनल ऑडिटर के काम को रेफर करते थे टू सेव आर टाइम, टू डिसाइड द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, तो मैं देखता था वेदर इंटरनल ऑडिटर इज कैपेबल इनफ टू ऑफ डूइंग दिस वर्क. उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसने काम को किस किस टाइम पे किया है, कितना एरिया कवर किया है, उसका स्कोप क्या था, नॉलेज, मतलब मैं 7 8 10 पॉइंट चेक करता था और उसके बेस पे मैं इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हैं क्वार्टरली, ईयरली, 6 मंथली, मैं उनकी रिपोर्ट्स को रीड करता था. अच्छा जी, आपकी रिपोर्ट्स दीजिए मुझे. मैं इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को रीड करता हूँ और उनकी रिपोर्ट्स के बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ वेदर देयर इज एनीथिंग दैट कैन आई कंसिडर इन माय स्टैचुटरी ऑडिट, इन माय फाइनेंशियल ऑडिट. तो ये तो सर मैं अभी तक करता हूँ, इंटरनल ऑडिटर के काम को रेफर करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ 5 10 चीज़ें देख लेता हूँ. अब ये आ गया है कि आप इसकी डायरेक्ट असिस्टेंस भी ले सकते हो. आप इंटरनल ऑडिटर को बोल सकते हो कि आप हमारे लिए काम करो. सर ऐसे पे जाने से पहले हम, सर जब भी कोई अमेंडमेंट आती है तो डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट होती है मार्केट के अंदर, तभी वो अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट होती है ऐसे के अंदर. अभी ये बोल रहा है कि डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो. अगर मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचूं तो आप भी मेरे साथ विजुलाइज करो. फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है, एक फर्म है, सीए फर्म है XYZ, एक सीए फर्म ये है, एक और सीए फर्म है ABC, ये भी एक सीए फर्म है, और एक कंपनी है रिलायंस. रिलायंस के इंटरनल ऑडिटर ये हैं, स्टैचुटरी ऑडिटर XY है. रिलायंस के स्टैचुटरी ऑडिटर आए, बोले हम आपका स्टैचुटरी ऑडिट करेंगे लेकिन हम ABC को बोलेंगे कि हमारी हेल्प करो. आपको लगता है दिस इज रियली वेरी इजी टास्क फॉर द स्टैचुटरी ऑडिटर टू जस्ट गिव द डिसीजन, सो ABC डू दिस वर्क फॉर मी? ABC कहेगा रुको भैया, वी आर ए, अगर वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इनका अलग से, अगर वो एक्सटर्नली इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं तो वो कहेंगे भैया वी आर independent from Reliance. If you want us to do any work for you, we'll charge you.
तो भैया XYZ और ABC को एक अलग से एग्रीमेंट करना पड़ेगा और XYZ को ABC को पे भी करना पड़ेगा। दिस इज माई पर्सनल थिंकिंग कि कोई फ्री में तो काम करके देगा नहीं। वाई XYZ लिमिटेड शेयर इज रेवेन्यू विद ABC? वो अपना रेवेन्यू क्यों शेयर करेगा सर? जस्ट टू सेव टाइम अपना रेवेन्यू शेयर कर लेगा वो। तो इसमें मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज नज़र आ रही हैं फ्यूचर में कि ऐसा बहुत कम होगा, और अगर इन केस होगा तो सर बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में होगा जहाँ स्टैच्यूटरी ऑडिटर को लगता है या आई कैन सेव माई 100 रुपीज़ बाई पेइंग ₹10 और 20 और 30, मतलब 30% पे आउट करके मैं अपना 100 बचा रहा हूँ। तो सर इनको आपस में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बेस पे काम शेयर होगा। अगर XYZ ने ABC को हायर कर लिया, ABC के साथ एग्रीमेंट कर भी लिया इन केस, तो मैनेजमेंट से पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी वेदर आई कैन डू दिस और नॉट, कि मैं इन काम में इनकी हेल्प लूँगा, वेदर आई कैन डू दिस। मैं फिजिकल वेरिफिकेशन ABC से करवाऊँगा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो एक एग्रीमेंट मुझे रिलायंस से भी करना पड़ेगा। तीसरा काम सर, ये प्रैक्टिकली अभी तक हम करते नहीं है, विजुलाइज कर रहे हैं। तीसरा सर क्या होगा, जब ABC कोई भी काम करेगा मुझे उसकी कॉम्पिटेंस देखनी पड़ेगी। सर एक मैं बोलता हूँ, ABC एक छोटा बच्चा है, ABC एक छोटा बच्चा है और हम बड़े बच्चे हैं स्टैच्यूटरी ऑडिटर। ये बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को बोल रहा है कि आप मेरे लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करो, आप मेरे लिए कंट्रोल टेस्टिंग करो, आप मेरे लिए सब्सटेंटिव टेस्टिंग करो, जहां पर जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसने कहा सर मैं करूँगा आपके लिए अच्छा काम करूँगा। मैंने कहा ठीक है तो मेरे लिए काम कर, लेकिन सर मुझे तो पता ही नहीं कैसे करते हैं। तो स्टैच्यूटरी ऑडिटर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे गाइड करेगा, उसको देखेगा कि ये काम को आपको इस तरह से करना है, वो उसे बताएगा, उसके काम को टाइमली बेसिस पे सुपरवाइज करता रहेगा कहीं आप गलत ना कर रहे हो, और फिर एट द एंड जो उसने काम किया उसको रिव्यू करेगा कि आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। रिव्यू करने के बाद गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, रिव्यू करेगा रेगुलर बेसिस पे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और जब उसने कोई वर्क पेपर बना दिया तो उसने जो डॉक्यूमेंटेशन की होगी, आई ऑलवेज टेल यू कि अगर आप स्टैच्यूटरी ऑडिट करते हो तो अगर आप सांस भी लेते हो या कुछ माइंड में चल भी रहा होता है कि मैं इस बेस पर डिसीजन ले लूँ, वो भी आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो जो इसने पेपर बनाया है, जो इसने वर्क पेपर बनाया है, उसका मेरे को रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो इसने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिए हैं वेदर दे आर सफिशिएंट इनफ टू कंक्लूड दिस, या दिस इज फाइन और दिस इज ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर आपकी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने काम शेयर कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। सर आगे चलते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं, एग्जामिनर आपसे पूछता है, मैं आपके एग्जाम के क्वेश्चंस भी बोल रहा हूँ साथ साथ जो आ सकते हैं। एग्जामिनर बोलता है कि जैसे ही मेरी ये स्टोरी खत्म हो जाएगी ऐसे विद इन 10 मिनट्स क्लोज कर दूंगा मैं। एग्जामिनर बोलता है कि मेरे को कुछ ऐसे केसेस बताओ जिसमें एक CA फर्म इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ कर सकती है, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखेगी। तो आप बोलेंगे सर पहले तो वो कॉम्पिटेंस चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, उनका स्कोप, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट देखेंगे। हमने ऐसे 315 के अंदर रिस्क एनालिसिस किया था, उसमें अगर रोमम कम है तो हम उनको काम दे देंगे, अगर हमारा रिस्क ही बहुत ज़्यादा है तो हम उनको काम नहीं देंगे। तो हमें हमारा रोमम देखना होगा, रोमम के हिसाब से मैं उसको काम दूंगा। जस्ट रोमम के हिसाब से मैंने उनको काम दिया, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले तो बेसिक काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने डिसाइड किया या यू कैन शेयर योर वर्क विद इंटरनल ऑडिटर, देन आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर के साथ, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपको मैनेजमेंट के साथ, आपको इंटरनल ऑडिटर को गाइड करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, उसके काम को रिव्यू करना पड़ेगा। सर मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये काम आपको करना पड़ेगा। आप खुद एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर बन जाओ, मैनेजमेंट बन जाओ, आप विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये तो हो गया, ये आप किस किस केस अगर दे रहे हो काम तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछूं, आप किन किन केसेस में इंटरनल ऑडिटर को काम नहीं दोगे या नहीं दे सकते, तो आपका पहला क्वेश्चन, किस केस में मैं इंटरनल ऑडिटर से काम नहीं करवाऊंगा। पहला, भाई कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है, मेरा इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है, मतलब मेरे को सब्सटेंटिव टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी है। रोमम जो हम निकालते थे, सर अगर आप इस एसए को SA 315 से कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू मेक सम मिस्टेक। गो बैक, वॉच SA 315, बिकॉज वो बेस है, वो आधारशिला है और एसए की, उसको करने के बाद ही आप बाकी ऐसे करें। तो भैया हमने कहा कि हम नहीं देंगे काम इन केस हमारा रोमम बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है।
हम काम नहीं देंगे यदि कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है। दूसरा, अगर कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो क्या आप काम दे दोगे? हम उसको काम नहीं देंगे अगर वो ऐसे काम कर रहा है, हम उसका काम भी नहीं यूज करेंगे अगर वो ऐसा काम कर रहा है जो हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं आपके लिए रेलेवेंट है तो आप क्या काम दे दोगे उसको? उस केस में हम उसको काम तब नहीं देंगे जब यदि कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन मना करता है कि आप अपना काम शेयर नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिक मैंने अभी आपको डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। काम कब नहीं दोगे? जब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है। कब नहीं दोगे? जब कोई लॉ एंड रेगुलेशन मना करता है। कब नहीं दोगे? जब उसका काम मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। अगर रेलेवेंट भी है और लॉ एंड रेगुलेशन भी बोलता है तो कब नहीं दोगे? अगर मैंने 315 के अंदर रोमम को रिस्क को हाई दिखा दिया तो मैं काम नहीं दूंगा। चलो जी, ये तो वो केसेस हो गए जिसमें हम नहीं दोगे। किन किन केसेस में आपको अपना काम कम शेयर करना चाहिए? सर बच्चे हैं वो, आप ध्यान रखना, बच्चे हैं। यू आर ए बिगर पर्सनैलिटी एंड दे आर स्मॉलर वन। तो आप किन किन केसेस में उनको कम काम दोगे? सर जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होगी, जहाँ पे मुझे लगेगा बहुत दिमाग से काम करना है, डिस्कशन से काम करना है, तरीके से काम करना है, मैं वहाँ काम कम दूंगा। जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स इन्वॉल्व होंगे सर, एस्टिमेट्स, लाइबिलिटीज, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, जहां पे आपके एस्टिमेट्स, इम्पेयरमेंट, मैं उसको लो जजमेंट वर्क शेयर कर सकता हूं सर, ये वाले काम मैं उसको शेयर नहीं करूंगा। ठीक है सर, आगे मैं इस पे कम इसलिए बात कर रहा हूं सर क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन अगर आएगा तो सिंपली आएगा व्हाट यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यू आर नॉट यूजिंग इंटरनल ऑडिटर इन योर डायरेक्ट असिस्टेंस बट यू आर यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर का काम आप यूज़ कर रहे हो। तो उस केस में आप क्या देखोगे? उसकी कॉम्पिटेंट देख लेंगे, नेचर टाइम एंड स्कोप क्या उसने यूज़ किया, नॉलेजेबल है या नहीं है, उसके काम को मैं रिव्यू करूंगा, उसके रिपोर्ट्स को रीड करूंगा, देन आई विल डिसाइड वेदर आई कैन यूज़ दिस वर्क और नॉट। देन अब हम आगे चलते हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस पे मैंने बात कर ली। अब हम अपने एस्से के मेन टॉपिक्स को कवर करते हैं। स्कोप अब चेंज हो गया है, पहले इट कवर्स ओनली द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, नाउ इट ऑल्सो कवर्स द डायरेक्ट असिस्टेंस इन द ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन आर डेली वर्क। ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, जो हम एस्से 315 में अंडरस्टैंड करते हैं कंपनी का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, इनहेरेंट रिस्क वगैरह जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, उस रिस्क को समझकर हम हमारा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। अगर मैं इंटरनल ऑडिटर को यूज करूंगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारे एंटी ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर को हम कम कर सकते हैं इफ वी आर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो हमारे कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह वाला पार्ट बच जाएगा, और अगर मैं उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी वैसे हेल्प हो जाएगी। लेकिन वो हम तभी करेंगे यदि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है और वो बंदा कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिविटी सबसे मेन, अगर वो हमारी मैच हो रही है। लिंक विद एस्से 315 मैंने आपको करवा दिया। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 610 कब नहीं होगा? जब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है लेकिन काम हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, लॉ एंड रेगुलेशन मना कर देता है, इस तरह की बातें आएंगी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताइए, अब हम रीड करेंगे। एक नया कंसेप्ट है अनड्यूअर। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरनल ऑडिटर को अपने डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हो और यूज करते टाइम आप अपना सारा काम उसको दे दो, आप पता चले कि स्टैच्यूटरी ऑडिट आप नहीं इंटरनल ऑडिटर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व होना चाहिए बिकॉज यू आर द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द साइनिंग। कैन यू मेक इट ऑन बिग स्क्रीन? सम वर्क कैन नॉट असाइन, वो मैंने आपको बताया था, सिग्निफिकेंट मैटर्स, एस्टिमेट्स और वो डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स वगैरह, ये हम रीड करेंगे। आई थिंक 10 मिनट हो गए होंगे, अब हम इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। कुछ नहीं है इससे के अंदर, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं आपको प्यार से लेके चलता हूँ। स्कोप क्या है सर? पहले सिर्फ हम यूज़ करते थे उसके काम को, इंटरनल ऑडिटर के काम को, ठीक है। अब हम इंटरनल ऑडिटर को भी यूज़ कर लेते हैं टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो वो बच्चा है, हम उसको बताएंगे कि कैसे काम करना है, हम उसके काम को सुपरवाइज भी करेंगे और टाइमली रिव्यू भी करेंगे। रिव्यू करने के बाद देखेंगे कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स, उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है नहीं लिए, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये था स्कोप, सिर्फ ये वाली चीज़ नहीं ऐड हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एंटी ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कम करना है। लिखना मत सर, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिखोगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। द ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटर्नल ऑडिटर का? वेयर द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मतलब अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपेक्ट टू यूज द वर्क ऑफ फंक्शन, तो हम उसके काम को यूज कर सकते हैं द फंक्शन टू मॉडिफाई द नेचर, टाइम और रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म डायरेक्टली बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। अब ये चीज नहीं ऐड हो गई,
पहले तो हम उसके काम को यूज़ करते थे अपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर को कम करने के लिए, और टू यूज़ इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। अब हमारे ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ और ऐड हो गई कि अब हम उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर को। 3 चीज़ों का ध्यान, टू डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल कैन बी यूज्ड, एंड इफ सो, अगर आप कर सकते हो, इन विच एरिया एंड टू वॉट एक्सटेंट। आप एस्टिमेट्स में नहीं कर सकते, आप फिजिकल करवा लो, कैश बैंक की टेस्टिंग करवा लो, छोटे मोटे काम करवा लो। आपने सैंपल निकाल के दे दिए, भाई चेक कर जरा इनवॉइस से मैच हो रहा है क्या नहीं डेटा, चेक कर जरा डिलीवरी चलान से हो रहा है, मतलब नॉन जजमेंटल वर्क आपने करवा लिए। If using the work of internal audit function to determine whether the work is adequate for the purpose of audit, अगर आप काम यूज़ कर रहे हो तो देख लो ऑडिट के लिए एडिक्वेट भी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिटर चेक कर रहा है, भैया आपके एडमिन के खर्चे, चाय इतने की आई, 100 रुपये का समोसे आए, तो आप अपने हिसाब से देख लो वेदर ये आपके हिसाब से रेलेवेंट है या नहीं। अपनी मटेरियलिटी को, कंसेप्ट को भी ध्यान रखना। इफ यूजिंग इंटरनल टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप उसको डायरेक्टली असिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसको, बच्चा है वो, उस बच्चे को समझाओ काम कैसे करना है, उसको सुपरवाइज करो और उसको देखो। अगर कोई बच्चा नई नई स्कूटी सीखता है तो हम पीछे पीछे चलते हैं ना पेरेंट्स, पकड़ के डायरेक्ट, अरे सीधा चल, इधर मत चल, सुपरवाइज करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि वो कैसी चला रहा है, नेक्स्ट टाइम के लिए अकेला छोड़, उसको अकेले जाने दे या ना जाने दे। अब सर 315 के साथ क्या रिलेशनशिप है? 315 में हम समझते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, क्या हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे बिलीव कर सकते हैं? अगर हाँ तो हम रोमम निकालते थे, रोमम निकालने के बाद हम कंट्रोल टेस्टिंग करते थे, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या निकालते थे? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कितना लगाया जाए। तो इसमें एक चीज और ऐड हो गई, अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया यस, तो SH 610 अप्लाई हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ SH 610 डज नॉट हैव एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या बच्चों वाली बातें हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है सर हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हमें नंबर लेने उसके लिए तो हम उल्टे भी लटक जाएंगे, परवीन शर्मा सर बोलते हैं ये बात। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविटीज ऑफ द फंक्शन आर नॉट रेलेवेंट फॉर द ऑडिट, जो वो काम कर रहे हैं वो हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है, जो इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी। Based on the auditor preliminary understanding of function obtained as a result of procedure performed under SH 315, the external auditor does not expect to use the work of function in obtaining audit evidence। आपने 315 के हिसाब से देखा रोमम बहुत आई है, आपको लगता है भैया मैं नहीं यूज करूंगा इसके काम को। प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड बाय सम लॉ एंड रेगुलेशन, इन केसेस में हम नहीं यूज करेंगे। सर ये मैंने पीपीटी कहाँ से बनाई है, क्या ये मेरे वर्ड्स हैं? मेरा कोई भी वर्ड नहीं है सर, ये जस्ट कॉपी एंड पेस्ट है फ्रॉम योर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 610, डाउनलोडेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब आता है सर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिस्कस द प्लान यूज ऑफ इट्स वर्क विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आपको अपना प्लान डिस्कस करना पड़ेगा, अगर आप काम को यूज कर रहे हो तो इंटरनल ऑडिटर को बताना पड़ेगा, भाई साहब हम आपका ये काम यूज करेंगे, तो प्लीज डायरेक्ट to provide all the documents to us so that we can evaluate whether we can use this or not। तो आपको अपना प्लान शेयर करना पड़ेगा। उसकी रिपोर्ट को रीड करो। क्यों रीड करे सर? मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ, उसकी रिपोर्ट रीड करूंगा, करनी पड़ेगी सर। क्यों? टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड एंड द रिलेटेड फाइंडिंग्स। एग्जाम्पल तो सर हमें बिना एग्जाम्पल की बातें नहीं समझ आती। सर उसने कहा भैया मैं फिक्स असेट्स का इंटरनल ऑडिट हो रहा है, उसने फिक्स एसेट्स की इंटरनल ऑडिट की, और हमारे यहाँ पे इंडिया में होता है अप्रैल टू मार्च, उसने अप्रैल मई जून की टेस्टिंग की और कोई टेस्टिंग नहीं की, तो वेदर दिस इज रेलेवेंट फॉर यू, यू आर डूइंग ए ईयर ऑडिट, तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। उसके रिपोर्ट का स्कोप क्या था, नेचर क्या था। परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर, आपने रिपोर्ट ले ली तो ये नहीं कि आंख बंद की और उस पर रिलाय कर लिया, डू सम री परफॉर्मेंस, चेक द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो आपको डिटरमाइन इट्स एडिक्वेसी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट इंक्लूड्स प्लान, सुपरवाइज, रिव्यू, डॉक्यूमेंट एंड कंक्लूजन। उसने कैसे रीच किया वो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिव टू द अमाउंट ऑफ जजमेंट एसेस रोमम एक्सटर्नल कंप्लायंस। कह रहा है अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर की ही रहेगी, रोमम में कितना इंटरनल ऑडिटर का काम यूज किया, उसकी कंपिटेंस, परफॉर्मेंस वगैरह हर चीज के लिए। ये तो था, अगर आप उसके काम को यूज करते हो तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बोल रहा है कि अगर आप उसको डायरेक्ट असिस्टेंस, जो अभी नया ऐड हुआ है, अगर आप उसको डायरेक्टली असिस्टेंस के लिए अपने पास बुला रहे हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर चेक करो लॉ एंड रेगुलेशन, वैसे आप ये कर भी सकते हो या नहीं, चेक करो कि कोई थ्रेट तो नहीं है आपकी इंक्वायरी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। सर इंटरनल ऑडिट फंक्शन और आप एज ए स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिविटी देखना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंस देखना बहुत जरूरी है, कैपेबिलिटीज देखना बहुत जरूरी है।
क्वालिफिकेशंस देखना बहुत ज़रूरी है, मेथड्स ऑफ ऑडिटिंग देखना बहुत ज़रूरी है, ये सारे काम देखना आपके बहुत ज़रूरी हैं। कॉम्पिटेंस, आप बच्चे हैं सर, डायरेक्ट असिस्टेंस दो उसको, नेचर एंड एक्सटेंट दैट कैन बी असाइन टू इंटरनल ऑडिटर, बच्चों को आप क्या काम दे सकते हो, कितना काम के लिए उसे यूज़ करें, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया जी हाँ मैं तो काम देने वाला हूँ, ये 2 बच्चे नए नए आए हैं इंटरनल ऑडिटर, ये स्टैच्यूटरी ऑडिट सीखना चाहते हैं, मैं इनको काम दूंगा, दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर क्वालिफाइड, दे आर कैपेबल इनफ टू डू द स्टैच्यूटरी ऑडिट, दे आर कैपेबल इनफ टू डू सम एरियाज फॉर मी, तो भैया एक रिटर्न एग्रीमेंट करो एंटिटी के साथ that the internal auditor will be allowed to follow the external auditor instruction and that the entity will not intervene in the work of internal auditor performed for the external auditor। हम एक एग्रीमेंट करेंगे इंटरनल ऑडिटर के साथ, एंटिटी के साथ, कि भैया आप कोई दिक्कत क्रिएट मत करना जब मैं इसको अपनी काम करवाऊँ, इससे मैं अपनी कोई इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करवाऊँ, आप इन्हें खुले पंक्षी की तरह उड़ने दोगे, खुले पंक्षी की तरह काम करने दोगे, आप बीच में अपनी कोई टांग नहीं अड़ाएंगे। एग्रीमेंट करो इंटरनल ऑडिटर के साथ दैट दे विल कीप कॉन्फिडेंशियल स्पेसिफिक मैटर एज इंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, इन्फॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ एनी थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी। भैया जैसे हम बच्चों मैं आपको काम दे रहा हूँ, इंटरनल ऑडिटर को बच्चों बोल रहा हूँ, बच्चों मैं आपको काम दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर पे गए और आपने अपने पापा को कहा पापा मेरे को तो रिलायंस का ऑडिट मिल गया, मैं तो इंटरनल ऑडिटर से स्टैट्यूटरी ऑडिटर मिल गया, खरीद लो जरा 100 शेयर, पैसा बढ़ने वाला है इस बार, मामला ऊपर जाने वाला है, मैंने देख ली उनकी बैलेंस शीट, मैंने देख लिया उनका स्कोप एंड नेचर, तो कीप मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज असाइनिंग द वर्क टू द इंटरनल ऑडिटर, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो एग्रीमेंट कर लो उनके साथ, एग्रीमेंट के साथ साथ उसका नेचर भी देख लो, पेपर पे साइन करने से कॉन्फिडेंशियलिटी बचती, आपको अदर काम भी करने पड़ते हैं। बच्चे हैं सर, डायरेक्ट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करने पड़ेगा एज पर एसए 220। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटर चेकिंग बैक टू द अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस, क्या उन्होंने काम कर दिया बच्चों ने, आपने मान लिया? नहीं, सारे अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस को रिव्यू करोगे, देखोगे कि जो उन्होंने काम किया है इंटरनल ऑडिटर ने वो ठीक है नहीं है। बी अलर्ट फॉर लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट चेंज, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर, लॉ एंड रेगुलेटर ने आप ऑडिट स्टार्ट कर दिया, उस टाइम सब ठीक था, लेकिन बीच में कुछ अमेंडमेंट आ गई या कुछ लॉ आ गया कि आप ये नहीं करवा सकते, बी अलर्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों की, अगर आप काम यूज़ कर रहे हो तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, एनटी को कम करने के लिए, भैया ये हमारा काम कर देंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। अब आता है कि हम कितना काम दे सकते हैं उसको। नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड एंड प्लान टू बी परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर, मेल ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट एंगेजमेंट लाइक प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर, आपको प्लान करना है, ये देखना है कि आपको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं और इवेल्युएट करने हैं सारे ऑडिट एविडेंस जो आपने गैदर किए हैं उनको। फिर द एक्सटेंट टू विच द इंटरनल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को देखना है कि वेदर दे दीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो इंटरनल ऑडिटर के और एंटिटी के हैं वो क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं उनके हिसाब से इंटरनल ऑडिटर को यूज़ कर सकता हूँ, क्या इंडिपेंडेंस है इंटरनल, तो आपको पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखना है, कॉम्पिटेंस लेवल देखना है और इंटरनल सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, मतलब ये बेसिकली बोल रहा है कि आपको इंटरनल ऑडिटर यूज़ करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, पॉलिसी प्रोसीजर, ठीक है, आपको कॉम्पिटेंस, आपको सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, मतलब वो आप तो यहाँ तो 3 लिखे हैं, मैं तो आपको 5 बता चुका हूँ सर, अगर इनमें से कोई एक बात भी पूरी ना हो तो आप उनको यूज़ मत करना। अगर वो फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो आप करोगे, आप कहोगे नहीं सर डिसिप्लिन्ड है, इनकी ऑडिट मेथोडोलॉजी अच्छी है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो नहीं करोगे सर यूज़। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इफ एनी ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट नॉट सेटिस्फाई, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए बार बार नहीं बोलूंगा सर। वो बात मैंने जो आपको स्टार्टिंग, अब मैं जो रीड कर रहा हूँ आपको फर्स्ट पेज में सब बता चुका हूँ। टू प्रिवेंट अनड्यू यूज मतलब ये नहीं कि आप सारा काम इंटरनल ऑडिटर से ही करवाने लग जाओ, आपका सिग्निफिकेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। शेल प्लान टू यूज लेस द वर्क ऑफ फंक्शन परफॉर्म मोर द वर्क डायरेक्टली इन द फॉलोइंग केसेस, आपको ज़्यादा काम करना है इन केसेस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। द हायर द एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपका रोमम बहुत ज़्यादा है सर, रोमम ज़्यादा है तो क्या आप उन बच्चों को ज़्यादा काम दोगे? नहीं, ठीक है जी। इंटरनल लेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर एडुकेट सपोर्ट टू द ऑब्जेक्टिव, वही जो भी मैंने ऊपर बताई थी, कॉम्पिटेंट नहीं है, पॉलिसीज नहीं है, उनके जो मेथड्स हैं वो ठीक नहीं है और इंटरनल ऑडिट फंक्शन ठीक नहीं है बेसिकली, तो मैं उस केस में नहीं यूज़ करूँगा। लोअर द कॉम्पिटेंस नहीं है, मतलब जो जो काम होना, इसने दोबारा लिख दी सर, क्या क्या करते हैं इंस्टीट्यूट वाले,
मैंने बोला कॉम्पिटेंट होना चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्यों नहीं यूज कर सकते, तो कॉम्पिटेंस नहीं है तो ये ऊपर वाली चीजें ही हैं, रोमम ज्यादा ही करनी चाहिए। इन दीज केसेस एक्सटर्नल शैल नॉट यूज, इन केसेस में तो आप यूज ही मत करना। किन किन केसेस में मैंने आपको बता दिया था, रोमम हाई हो और एस्टिमेट्स वगैरह में सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, जहां आपको सिग्निफिकेंट जजमेंट यूज करनी हो। बच्चे हैं सर, मर जाएंगे। Relate to work which the internal audit have been involved and which has been already been or will be reported to management or those charged with governance by the internal audit functions। ऐसे वो केसेस जिनमें इंटरनल ऑडिटर अपना काम मैनेजमेंट को सबमिट करने वाले हैं या कर चुके हैं, उस केसेस में वो काम आप खुद कर लेना। अदर एससी और लीगल रिक्वायरमेंट, अगर कोई आपको लीगल रिक्वायरमेंट वाले मना करे तो रिपीट हो रही है सर चीजें। नोट, एक्सटर्नल ऑडिटर बीइंग सफिशिएंटली इन्वॉल्व इन द ऑडिट, आपको सफिशिएंटली इन्वॉल्व होना है। Given the external auditor's sole responsibility for the audit opinion expressed, you are the only responsible। The external auditor shall in communicate with those charged with governance and overview of the plan, scope and timing of the audit in accordance with the SA 260, communicate how the external auditor has planned to use the work of internal audit function। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, एग्रीमेंट करना है कि हम कैसे कैसे इंटरनल ऑडिटर को यूज करने वाले हैं। कुछ नहीं है सर, मजे से पढ़ते चलो, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन इफ एक्सटर्नल यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अगर आप उसका काम यूज कर रहे हो तो आप क्या डॉक्यूमेंट करोगे, देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, पॉलिसी प्रोसीजर क्या है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, जो ऊपर बातें की उसी को लिख दोगे। मैंने तो कहा जो आप सोच रहे हो वो भी लिख देना। कॉम्पिटेंस कैसे चेक की, सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे चेक की, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, आपने कैसे चेक किया कि उसका जो काम है सही है, जैसे री परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, स्ट्रक्चर, मेथड, ठीक है, जैसे उन्होंने सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, ये सब आपको जो हमने ऊपर डिस्कस किया है वो सारा डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंटेशन तो मैं बोलता हूँ आपको कभी देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसे समझ आ गया तो जो आपको समझ आया वही आपको लिखना है डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो भैया इवेल्युएट कर लो एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू द ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। अगर आपको लगता है इनकी इंडिपेंडेंस या इनकी किसी भी चीज़ में दिक्कत आ सकती है तो नहीं, तो आपने वो कैसे इवेल्युएट की, आपने कैसे ये निकाला कि या ही इज इंडिपेंडेंट, ही कैन डू माय ऑडिट। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस आपने उसको कैसे देखा आपने उसको काम कितना देना है ये आपने कैसे डिसाइड किया। हु रिव्यू वर्क परफॉर्म एंड डेट, कौन कब क्या देखेगा, कौन उसको गाइड करेगा, ये आपने किसने देखा। एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। वर्किंग पेपर प्रिपेयर हु प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, वो सर कौन, जैसे हम कभी भी कोई पेपर काम कर लेते हैं ना, उस पर जिसने काम किया वो अपने साइन करता है। राम ने उस पर काम किया, श्याम ने रिव्यू किया, सीनियर मैनेजर घनश्याम ने भी उसको रिव्यू किया, तो ये इसका मतलब श्याम ने और घनश्याम ने इसका काम रिव्यू किया होगा, डायरेक्ट किया होगा, सुपरवाइज किया होगा। दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। अब सर आप पूछ सकते हो एग्जाम्पल ऑफ वर्क बताओ हमें, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल टेस्टिंग के लिए, इन्वेंटरी के लिए, फिक्स एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पर लो जजमेंट यूज हो वहाँ पे लिए। सर हमें तो और डिटेल में चाहिए, तो पेज 13 ऑफ पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ सर, जो इंस्टीट्यूट ने 610 दिया है उसके पेज 13 पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डिस्कस एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जब आपने कहा था सर हम इंटरनल ऑडिट के काम को यूज़ करेंगे तो उनके साथ डिस्कशन करना है, तो कैसे करते हैं सर, पेज 15 पे दिया हुआ है कि उनके साथ कैसे मीटिंग करनी है, क्या क्या डिस्कस करना है। इस लिंक से आप ऐसे 610 यूज़ कर लेना। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए जो मैं बना के यहाँ पे दिखाया आपको, cagoelkapil@gmail.com माई आईडी है। अब बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए सर, आई गेव माई 4 to 5 hours to make this presentation, so I need this like, share and subscribe. I deserve this actually. चलिए जी, अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने एक्चुअली ये पूछा था हाउ मच टाइम आई टुक टू कंप्लीट दिस, तो अभी 26 मिनट्स हुए हैं, तो रिवाइज करते हैं फटाफट। स्कोप क्या था सर, पहले सिर्फ हम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करते थे, अब हम इंटरनल ऑडिटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केसेस बताओ जहाँ पर इंटरनल ऑडिटर को नहीं यूज़ कर सकते। सर लॉ एंड रेगुलेशन मना करता है, कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है, कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन है बट दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी। रेलेवेंट है सर मेरे लिए बट रोमा मेरा बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अगर आप इंटरनल ऑडिटर के काम को इंटरनल ऑडिटर को आप अपने लिए डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या बातों का ध्यान रखना है। सर मेरे को कॉम्पिटेंस देखनी है, ऑब्जेक्टिविटी देखनी है, उसकी स्कोप देखना है, क्वालिफिकेशन देखना है, मेरे को उसको डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, उसके काम को रिव्यू करना है। ये सब काम करने के बाद मेरे को एक एग्रीमेंट करना है मैनेजमेंट के साथ, एक एग्रीमेंट करना है मेरे को इंटरनल ऑडिटर के साथ,
और मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखना है कि किसने कैसे कैसे दिखा, किसने कैसे कैसे रिव्यू किया और किसने ये काम परफॉर्म किया। लिंक विद ऐसे 315, ऐसे 315 के अंदर हम रोमम निकालते हैं, उसके बेस पे एनटी निकालते हैं, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। इसलिए हम ये ऐसे पढ़ रहे हैं सो दैट इंटरनल ऑडिटर हमारा काम कर देगा तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा तो हमारा मनी सेव हो जाएगा, बिकॉज इफ वी आर गेटिंग ए फी ऑफ ₹100 मे बी वी आर शेयरिंग ए फी ऑफ ₹5 विद द इंटरनल ऑडिटर। वैसे मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि हम इंटरनल ऑडिटर को कैसे अप्रोच करेंगे टू वर्क फॉर अस। मेरे को बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है इंडिया में। और अगर हम सिर्फ उसका काम यूज कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंट, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, स्कोप, क्वालिफिकेशंस, आपने उसके काम को कैसे ये डिसाइड किया तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। देन आई कैन टेक ए जजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन। आप उसको ये नहीं कि सारा काम असाइन कर दो, आप उसको थोड़ा सा काम असाइन करना। सिग्निफिकेंटली आप ही को ही उसमें इन्वॉल्व होना है ऑडिट में, बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी योर्स। और क्या था सर इसमें, आगे चल लेते हैं। स्कोप हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, नॉन एप्लीकेबिलिटी हो गया, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप उसके काम को करते हो तो आपको क्या देखना है, जब आप उसको डायरेक्टली लेते हो तो क्या देखना है, अगर आप उसकी डायरेक्ट एग्रीमेंट्स वाली बातें हो गई, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट आपको ही डिसाइड करना है। कंपनी की उसको यूज़ करने से पहले पॉलिसी एंड प्रोसीजर, कॉम्पिटेंस, अप्रोच उनकी देख लो। अगर इनमें से कोई भी बात नहीं फुलफिल होती है तो आप उनका काम मत यूज़ करना, उनको अपने डेली के लिए उसको मत बुलाना काम के लिए। कम काम कब देना है, जब रोमम ज़्यादा हो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की पॉलिसीज ठीक ना हो, बार बार फ़ोन नहीं करते हैं एक बार काटने के बाद, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ठीक ना हो। बिल्कुल भी काम नहीं देना है जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो। अगर आपका रिलेट टू वर्क विद द इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व, अगर कोई काम ऑलरेडी उन्होंने सबमिट कर दिया है, करने वाले हैं मैनेजमेंट को, लीगल रिक्वायरमेंट आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और ऐसे 260 के हिसाब से उनको बता देना। डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस। जय श्री राम, बाय बाय गाइज। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर इन केस अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल रिप्लाई टू यू। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी देखने हैं तो devalyaonline.com पर जाके देखिए। चलिए सर, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अच्छी बात है सर। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर। अगर रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट, दिन में देख रहे हैं तो हैव ए गुड डे। चीयर्स अप, थैंक यू।